नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रवीर। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। भारत सागर की लहरों पर अब नई कहानी लिख रहा है। मोदी सरकार के सुधारों से भारत का समुद्री क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुंबई में इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के उद्घाटन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत अब वैश्विक स्तर पर एक समुद्री महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। मुंबई के समुद्री तट पर जुटे 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि और मंच से भारत की समुद्री ताकत का संदेश। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समुद्री विजन सुरक्षा, स्थिरता और आत्मनिर्भरता पर आधारित है। गृह मंत्री ने बताया कि भारत आज हिंद प्रशांत और वैश्विक दक्षिण के बीच एक सेतु बन चुका है। भारत की 11,000 किलोमीटर लंबी तटरेखा न सिर्फ भौगोलिक ताकत है बल्कि यह देश की आर्थिक रीढ़ बन चुकी है। 2047 तक विकसित भारत के अपने सपने के साथ अब देश आगे बढ़ रहा है। हरित समुद्री क्रांति और 2030 तक 100% हरित ईंधन वाले जहाज, एआई आधारित लॉजिस्टिक सिस्टम और 95% डिजिटल मंजूरी वाला नेशनल सिग्नल विंडो प्लेटफॉर्म, ये सब मिलकर भारत को समुद्री तकनीक का ग्लोबल सेंटर बना देंगे। शाह ने ऐलान किया कि महाराष्ट्र में बनने वाले वाधावन बंदरगाह विश्व के टॉप 10 पोर्ट्स में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि इन समुद्री निवेशों से 80 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा और 1.5 करोड़ रुपए रोजगार सृजित होंगे। भारत अब प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जहाज निर्माण से लेकर हरित नौवाहन तक भारत का विजन है एक टिकाऊ और साझा समुद्री भविष्य। भारत के महासागर अब सिर्फ सीमाएं नहीं बल्कि विकास के पुल हैं। मुंबई से उठी यह समुद्री क्रांति की लहर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की नई दिशा तय करेगी। मध्य प्रदेश में साइबर अपराधियों के हौसले अब सिर चढ़कर बोल रहे हैं। अब तक आम लोगों को निशाना बनाने वाले ये ठग अब सीधे जिला प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। जी हां, खरगांव की कलेक्टर आईएएस भव्या मित्तल के नाम से अधिकारियों को पैसे मांगने वाला फर्जी व्हाट्सएप मैसेज भेजा जा रहा है। कलेक्टर की डीपी और नाम का इस्तेमाल करते हुए वियतनाम से संचालित एक नंबर से संदेश भेजा गया कि मैं मीटिंग में हूं, तुरंत भुगतान करना है, इस खाते में पैसे डालिए। सोचिए, जिले की सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी तक को टारगेट करने की हिम्मत कर रहे ये साइबर अपराधी। आधा दर्जन से अधिकारियों को ऐसे मैसेज मिला। मामला सामने आते ही कलेक्टर भव्या मित्तल ने एसपी रविंद्र वर्मा को सूचना दी और साइबर सेल ने प्रभारी दीपक तलवारे ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई शुरू की। शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज हुई और जल्द से तेजी से जांच भी की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर साइबर अपराधियों के इतने हौसले बुलंद क्यों हैं? प्रशासन की शक्ति कहां है? जब कलेक्टर तक के नाम से फर्जीवाड़ा हो सकता है तो आम जनता कितनी असुरक्षित है? कलेक्टर ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि किसी भी फर्जी नंबर या मैसेज से सावधान रहें, तुरंत ब्लॉक करें, जवाब ना दें और पुलिस को सूचित करें, क्योंकि अब निशाने पर सिर्फ डेटा नहीं, आपकी पहचान है। यूपी के संभल में पिछले साल हुए सांप्रदायिक दंगों के मुख्य साजिशकर्ता शारिक साटा के खिलाफ अब यूपी पुलिस ने बड़ा कदम उठा लिया है। इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यानी अब दुनिया के किसी भी कोने में छिपा हो, उसका बचना मुश्किल होगा। पुलिस ने संभल एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि शारिक साटा की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई और इंटरपोल से समन्वय किया जा रहा है। दरअसल 24 नवंबर 2023 को संभल में हुए दंगों के पीछे शारिक साटा का नाम मुख्य सूत्रधार के रूप में सामने आया था। ये वही दिन था जब शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हालात बिगड़ गए थे। कोर्ट के आदेश पर सर्वे कराया जा रहा था क्योंकि दावा था कि जहां मस्जिद है वहां पर हरिहर मंदिर हुआ करता था। हिंसा ने शहर को झकझोर कर रख दिया। 4 लोगों की मौत, दर्जनों लोग घायल और 29 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। जांच में सामने आया कि इस पूरे विवाद को भड़काने और भीड़ को उकसाने की साजिश शारिक साटा ने रची थी। शारिक करीब 3 दशक से अपराध जगत में सक्रिय है। उस पर 60 से ज्यादा केस संगठित अपराध हैं। वाहन चोरी और दिल्ली एनसीआर में गैंग संचालन के आरोप हैं। पुलिस ने उसकी 2 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली है और अब उसकी बाकी अवैध संपत्तियों की तलाश जारी है। संभल से फरारी साजिशकर्ता अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वांछित अपराधी बन चुका है। लखनऊ के आलमबाग स्थित एक प्रतिष्ठित अस्पताल में सोमवार तड़के भयानक आग भड़क उठी। जघन्य लापरवाही ने एक बार फिर चिकित्सा व्यवस्था की कमियों को उजागर किया है। 3 मंजिला अस्पताल के भूतल पर बने सीसीटीवी सर्वर रूम में अचानक धुएं का अंबार छा गया और क्रिटिकल केयर यूनिट में
भर्ती 22 मरीज फंस गए। आश्चर्य है कि इसकी सुबह 5:38 पर मिली जानकारी पर दमकल की टीम वहां 48 मिनट पर पहुंची तथा 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन सवाल उठता है कि इतनी बड़ी अस्पताल सुरक्षा मानक कहां थे? कोई घायल नहीं हुआ, ये भाग्य की बात है, ना कि व्यवस्था की। ये कोई अनजाना हादसा नहीं। इस साल लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में आग लगने की घटना से 200 से ज्यादा मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। जयपुर में एसएमएस अस्पताल में लगी भीषण आग से आईसीयू में इलाज करा रहे 8 मरीजों की दर्दनाक मौत हुई थी। देश भर के अस्पतालों में भयानक आग मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इनकी वजह होती है लापरवाही, मुरझाई सुरक्षा व्यवस्था और अनियंत्रित इलेक्ट्रिक एक्सेस। अस्पताल में आग लगना सिर्फ हादसा नहीं, चेतावनी है। मरीजों की जान ऐसे जोखिम में है जहां व्यवस्था सो रही है। प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन को तुरंत जवाब देना होगा। क्या अभी स्थिति सुधरने की तैयारी है या फिर अगली त्रासदी का इंतजार? राजस्थान में नया कमांड, नई सोच और नए तेवर। जयपुर में नए पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने जैसे ही कार्यभार संभाला, पूरे सिस्टम में हलचल मचा दी। औपचारिक पदग्रहण के तुरंत बाद कमिश्नर मित्तल ने एक्शन मोड पर दिखे। कमिश्नरेट से लेकर कई थानों तक अचानक चेकिंग शुरू कर दी गई। मित्तल का साफ संदेश है कि कानून सबसे ऊपर है और अपराधियों के लिए अब कोई रियायत नहीं। कार्यभार संभालने के चंद घंटों में ही उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें पुलिस कमिश्नर ऑपरेशन राहुल प्रकाश, एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर राजीव प्रचार, क्राइम ब्रांच के मनीष अग्रवाल और योगेश गोयल समेत चारों जिलों के डीसीपी मौजूद रहे। बैठक में मित्तल ने अपनी नीति साफ कर दी कि कानून व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता, अपराध की जड़ तक पहुंचना अब जयपुर पुलिस का मिशन होगा। उन्होंने निर्देश दिया कि हर घटना पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई हो, ताकि अपराधियों को ये संदेश दिया जाए कि जयपुर अब ढिलाई की कोई जगह नहीं है। सचिन मित्तल ने जनता से विश्वास का पुल बनाने की बात कही कि पुलिस अब सिर्फ कार्रवाई नहीं करेगी, संवाद भी बनाएगी। जयपुर के नए पुलिस कमिश्नर का ये तेवर साफ बताता है कि अब गुलाबी नगरी में अपराधियों की नींद उड़ने वाली है। साइबर सिक्योरिटी आज की तारीख में बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए जो संसाधन और जो टेक्निक चाहिए उसका ऑलरेडी हमने प्रपोजल राज्य सरकार को बना के भेज दिया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में बजट घोषणा भी की थी। तो उम्मीद है वो जल्दी पुलिस मुख्यालय को खरीद की प्रक्रिया शुरू करेगा, ताकि हम और अच्छे से इस क्राइम के खिलाफ लड़ सकें। प्राथमिकताएं जो राज्य सरकार की प्राथमिकताएं और पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकताएं, उसी पे हम और आगे मजबूती से काम करेंगे। पर्सनली मेरा ये मानना है कि आदर्श स्थिति वो हो जहाँ पर लोगों की समस्याओं का समाधान थानों पर ही हो जाए। कोई इमरजेंसी हो तो जो हमारे 100 नंबर या 112 जो कंट्रोल रूम्स हैं उन पे हो जाए और हमारे तक किसी को आने की ज़रूरत ही ना पड़े, सीनियर ऑफिसर। ये तो है आदर्श स्थिति। तो हमारा प्रयास रहेगा इस आदर्श स्थिति के जितने नज़दीक हम आ पाए, ये मेरा प्रयास है। सर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और क्या इसमें? महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस मुख्यालय ने कई सारे प्रोग्राम चलाए हैं। और गोवा में बिजली दरों को लेकर सियासी करंट तेज हो गया है। आज गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित पाटेकर, विधायक कार्लोस फरेरा और अन्य पदाधिकारी बिजली विभाग के चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से मिले और पावर टैरिफ पर उठ रही जनता की चिंताओं को सीधे तौर पर उनके सामने रखा। जीपीसीसी ने आरोप लगाया कि बिजली मंत्री सुदीन धाविलकर ने दरों को लेकर जनता में भ्रम की स्थिति पैदा की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि नया टैरिफ लागू हुआ है या नहीं। वहीं सीई ने स्पष्ट किया कि टाइम ऑफ डे टैरिफ घरेलू उपभोक्ताओं पर लागू नहीं होता, ये औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए है, यानी आम घरों की बिजली बिल में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि मामला यही थमने वाला नहीं है। बिजली मंत्री सुदीन धाविलकर आज शाम 4:30 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वह इस पूरे विवाद पर अपनी सफाई देंगे। अब सबकी निगाहें उस बयान पर टिकी है जो तय करेगा कि बिजली का टैरिफ है या राजनीतिक वोल्टेज।
गोवा में आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिजली पर अतिरिक्त टैक्स लगाने के प्रस्ताव को लेकर आप प्रदेश अध्यक्ष अमित पालेकर ने सरकार पर तीखा हमला बोला। पालेकर ने इससे जनता पर सीधा आर्थिक बोझ बताते हुए कहा कि सरकार को जनता से वसूली का नहीं, राहत देने का रास्ता अपनाना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि बिजली की बचत के लिए लोगों को प्रेरित करे, दंडित नहीं। पालेकर ने इस प्रस्ताव को जनविरोधी और अव्यवहारिक बताया। उनका कहना है कि जब राज्य में बिजली आपूर्ति और वितरण व्यवस्था खुद चरमराई हुई है तो सरकार को पहले सिस्टम दुरुस्त करना चाहिए, न कि जनता पर टैक्स थोपना चाहिए। आपने सरकार से मांग की कि इस फैसले को तुरंत वापस लिया जाए। आम नागरिकों को सस्ती और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाए। गोवा में अब यह मुद्दा सिर्फ बिजली का नहीं बल्कि जनता की जेब और सरकार की नीयत पर बन गया है। इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर है श्री सुदीन दवड़ीकर जी, इन्होंने एक स्टेटमेंट करा था कि हम गोवा में स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल करेंगे और 5 और 9 के बीच में जो बिल आएगा वो 20% एडिशनल होगा अगर आप वेस्टेज करते हो। तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी पिछले हफ्ते और हमने बोला था कि हम चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है उन्हें मिलके इस पर क्लैरिफिकेशन लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मिनिस्टर की नॉलेज हाफ नॉलेज थी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो he was trying to misdirect and fool people of Goa। जो हमने डिसीजन लेके आज हम अपना जो 5 लीडर्स है उनके डेलीगेशन लेके आज उनको मिल के आए, तो हमें पता चला कि ये जो स्मार्ट मीटर स्कीम है उसके स्कीम के हिसाब से शाम के 5 बजे से लेके रात के 1 बजे तक, नॉट जस्ट 9, 5 बजे से लेके रात के 1 बजे तक 120% टैरिफ लगेगा। 1 बजे से लेके सुबह के 9 बजे तक 100% टैरिफ लगेगा और 9 बजे से लेकर 5 बजे तक 80% टैरिफ लगेगा। गोवा में कांग्रेस अध्यक्ष अमित पाटेकर ने सरकार के इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि बिजली पर अतिरिक्त टैक्स लगाना जनता पर अनावश्यक बोझ डालने जैसा है। पाटेकर ने कहा कि सरकार को बिजली की बचत के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि उन्हें दंडित करना चाहिए। उन्होंने इसे जनविरोधी कदम बताते हुए मांग की है कि सरकार इस निर्णय को वापस ले और पहले बिजली वितरण व्यवस्था में सुधार करे ताकि जनता को लगातार और सस्ती बिजली मिल सके। गोवा के पावर मिनिस्टर सुदीन दवड़ीकर जी, जो गोवा की जनता ने देखा है, जो दिन में सोते हैं और पता नहीं रात में वो जगते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता, बट जब विधानसभा का अधिवेशन होता है पूरी गोवा की जनता ने देखा है कि वो दिन में वहां सोते हैं, फिर हमारे लीडर ऑफ ओपोजिशन जो है उनको उठाते हैं। इन्होंने पिछले हफ्ते इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट किया और बोला कि जो लोग शाम के 5 बजे के बाद जो भी एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे उनको हम 20% ज्यादा चार्ज करेंगे। मुझे लगता है ये स्टेटमेंट से पूरे गोवा में एक आक्रोश हो गया, लोग पैनिक हो गए, क्योंकि 5 बजे के बाद कौन इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है? जो इंसान पूरे दिन भर मेहनत करके घर पे जब आता है तो उसको नहाना होता है तो वो गीजर चालू करता है, खाना बनाने के लिए उनकी बीवी, उनके घर के जो लोग हैं वो लाइट यूज करते हैं, बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो शाम को ट्यूशन के बाद आके इलेक्ट्रिसिटी, लैपटॉप, ये सब चीजें चालू करते हैं। दिन भर काम करने के बाद शाम में लोग वॉशिंग मशीन से अपने कपड़े धोते हैं। तो जो हार्ड वर्किंग सिटीजन ऑफ गोवा है वो एक्चुअली में 5 बजे के बाद उसको नेसेसिटी हो जाती है कि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब ये इररिस्पॉन्सिबल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बोला कि हम इनको एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो जब हम चीफ इंजीनियर के पास गए और हमने पूछा कि आपके पास मैकेनिज्म क्या है कि मैं कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता हूं, ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, इसका तो जवाब नहीं है क्योंकि कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। तो तब हमको रियलाइज हुआ कि ये सरकार बैकडोर में स्मार्ट मीटर लाने के प्रयास में है। तो ये मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया है वो उस स्मार्ट मीटर आने के बाद सारे गोवा की जनता को शाम के 5 बजे के बाद 20% की वाट इंक्रीज इन टैरिफ होने वाला है। यूपी के बुलंदशहर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। 13 वर्ष पहले सांप को काटने से मृत घोषित किया गया युवक दीपू जिंदा लौट आया है। गांव सूरजपुर टिकरी में इस घटना ने लोगों को दंग कर दिया, जिसमें कभी परिजन खुद
गंगा में बहा के आए थे वही आज दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया, वो भी जिंदा, बात करता हुआ और वो भी घर वालों के बीच। दरअसल 13 साल पहले दीपू सैनी को सांप ने काट लिया था। गांव की परंपरा के अनुसार उसे मृत मानकर परिजनों ने अंतिम संस्कार के बजाय गंगा में बहा दिया, लेकिन दीपू का कहना है कि वो मरा नहीं था। सपेरों ने उसे बचाया और हरियाणा के पलवल के एक बाबा के आश्रम में इलाज कराया। सालों तक बंगाल और पलवल में रहने के बाद संतों ने हाल में ही दीपू और उसके परिवार से मिलवाया। अब सवाल बड़ा है, क्या ये दीपू सच में वही है जो 13 साल पहले मरा था या फिर कोई और है उसकी जगह ले रहा है। गांव में लोग इसे चमत्कार कह रहे हैं तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं मृत व्यक्ति का लौटना मेडिकल साइंस में असंभव है। फिलहाल प्रशासन जांच में जुटा है, लेकिन एक बात तय है कि बुलंदशहर में ये जीवित लौटने की कहानी अब रहस्य और अंधविश्वास की सबसे बड़ी बहस बन चुकी है। गोवा के साखली और नावेली मायना क्षेत्र में किसानों की मेहनत पर आसमान से आफत टूट पड़ी है। लगातार हो रही भारी बारिश ने करीब 2 लाख वर्ग मीटर यानी लगभग 20 हेक्टेयर खेती को पूरी तरह तबाह कर दिया है। करीब 40 से 45 किसानों की फसलें, धान, हलसाड़े और मक्का सब कुछ पानी में बह गया है। किसानों के अनुसार मानसून के बाद कटाई की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। खेतों में सुनहरी फसलें लहराने को तैयार थीं, लेकिन अचानक हुई इस अनियमित बारिश से सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। किसान विश्वभर ग्वास ने बताया कि हमारी साल भर की कमाई और उम्मीदें पानी में डूब गई, अब सरकार ही सहारा है। सहायक कृषि अधिकारी पंकज पोखले ने प्रभावित खेतों का निरीक्षण कर मुआवजे के फॉर्म वितरित किए हैं, लेकिन किसानों की मांग है कि केवल कागजी सर्वे नहीं, जल्द से जल्द भुगतान चाहिए। इस तबाही ने एक बार फिर ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि प्राकृतिक आपदाओं के लिए कृषि तंत्र कितना तैयार है, क्योंकि जब हर साल मौसम अपना मिजाज बिगाड़ता है तो सबसे ज़्यादा चोट किसान को ही पड़ती है और राहत सबसे आखिरी में मिलती है। हम जो है मायना नावेली ये बिचौली तालुका ये साखली कॉन्स्टिट्यूंसी में है और इधर का जो लगभग 45 फार्मर जो है उनमें से 20 हेक्टर्स म्हणजे अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख जो पैडी कल्टीवेशन हमने किया है। अभी बारिश होने के बाद जो पैडी जो है फुल हार्वेस्टिंग होने के लिए आ रही थे। एज अ FPO बिचौलियम फार्मर प्रोड्यूसर ने हमने जो सर्विस प्रोवाइडर जो डीलरशिप लिया था उसका हमने जुगाड़ किया था हार्वेस्टिंग का। हार्वेस्टर हमने लाया था, लेकिन जो पैडी जो अभी रेडी हुआ था उसका बारिश दिवाली से के बाद से जो चालू हुआ है अभी तक वो चालू है। इसलिए जो पैडी का सिचुएशन है, ये सिचुएशन अभी जो पैडी फुल मैच्योर हुआ है, मैच्योर होने के बाद ये पूरा गीला होने के लिए होने के बाद वो पूरा उसका ये जो है वो देखो इसका हालत क्या हुआ है। हमने अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑनरेबल CM एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हमारा डायरेक्टर साहब के आदेश अनुसार हमने यहाँ पे सर्वे किया है और सर्वे के हिसाब से हम शेतकरी आधार निधि एक हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ गोवा का एक स्कीम है। सो उनके ये स्कीम के अंडर हमने फार्मर को फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया है और सर्वे करने के बाद जो फार्मर का कॉम्पेंसेशन है वो जल्द से जल्द हम उनको अकाउंट में मतलब देंगे। और जो यहाँ पे पूरा पैडी क्रॉप जो है वो डैमेज हो चुका है और अभी इनको कुछ यूज़ नहीं है और फार्मर का पूरा लॉस हुआ है। सरकार से हमारी इतनी है कि जो शेतकरी खेत में राबता है उसको शेतकरी राबता है उसका मुकाबला शेतकरी को कैसा मिलेगा, ये हमारा गवर्नमेंट ने देखना चाहिए। और गवर्नमेंट का इतना ऑफिसर लोग हैं, उन्होंने थोड़ा ही ध्यान दिया शेतकरी के ऊपर तो ये आराम से शेतकरी अपना जो कुछ भी खेती से मिलना है वो आराम से मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट का आदमी ने ध्यान देना है, इसलिए वो गोवा के मुख्यमंत्री है उन्होंने भी गवर्नमेंट का जो आदमी है जैसा आज तुरंत उन्होंने इधर भेज दिया तो गवर्नमेंट का ऐसा ही गवर्नमेंट का आदमी का हेल्प चाहिए वही। और मोदी जी का मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि गोवा के लिए आप एक शेतकरी को एकदम प्रोत्साहन देके खुशी खुशी से जो मांगेगा वो देगा, ऐसा अपेक्षा मांगता हूँ। और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का मैं आभार मानता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेतकरी को आप जितना प्रोत्साहन देना है वो देने के लिए मैं प्रमोद जी को मेरी मांग भी करता हूँ। गोवा में इन दिनों किसान बड़ी संख्या में खाली पड़ी जमीनों पर खेती कर रहे हैं, लेकिन मौसम की अनिश्चितता के उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। राज्य के कृषि मंत्री के अनुसार असमय हो रही बारिश के चलते किसानों को खेती करने में गंभीर कठिनाई का सामना करना पड़ा है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे का मुद्दा उठाया था, जिसका असर अब राज्य की कृषि पर साफ दिखाई दे रहा है। मैं गाँव इसका ताज़ा उदाहरण है, जहाँ भारी और असमय
बारिश के कारण बड़ी मात्रा में फसलें बर्बाद हो गई। खेतों में पानी भर जाने से धान, सब्जी और अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसान अब सरकार से हुए नुकसान की भरपाई और राहत उपाय की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले सीजन में खेती करना और मुश्किल हो जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार किसानों के लिए क्या करेगी जिससे कि उनको राहत मिल सके। गोवा में भारी बारिश हो रहा है, 5-6 दिन हो गया। उसके वजह से हमारे चावल का खेती है, इसको बहुत बुरी तरह से हमारे अभी हालत हो गया है, बहुत हमारा नुकसान हो गया है। अभी गोवा में लगभग मई महीना 13-14 तारीख से बारिश चालू हुआ था, तो अभी आज 23 तारीख अक्टूबर की हो गई, फिर भी एक ऐसा कंटिन्यूस ऐसा बारिश ये गोवा में गिर रहा है। ये बारिश समाधानकारक हो गया, इसलिए इस साल खेती बहुत अच्छी थी हमारी। लेकिन अभी 4-5 दिन पहले जो भारी बारिश हो गया, इसके वजह से पूरा खेत वाले को बहुत नुकसान हो गया है। अभी पूरा खेती पानी में डूब गई है और नीचे गिर गई है। और ये अभी यहाँ पे मये गांव में अभी कितने किसान लोग हैं जिनको इस तरह के नुकसान हुआ है? अभी मये गांव में ऐसा देखने को गया तो इधर अभी हमारे टेनेंट एसोसिएशन है। अभी एक पंगरपत खाजन टेनेंट एसोसिएशन, मुलाक खाजन अभी हमारे पीछे जो दिखता है वो पूरा वो मुलाक खाजन टेनेंट एसोसिएशन। बगल में सिकेरी गांव है, उधर भी एक खाजन खेती है। लगभग भाऊकई, वांगिणी, तिखाजन, ये पूरा एरिया में खेती का बड़ी मात्रा से खेती होता था। लेकिन अभी बारिश के वजह से 2-3 साल बहुत बारिश गिरता है, इसके वजह से थोड़ा खेती करने का कम हो गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रवीर। नमस्कार।